देख लीजिए एक बार। हाँ, चलिए। सम्मानीय पत्रकार साथियों, दो विषयों के लिए आज आप सभी से चर्चा करने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का जो अपडेट है हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन के तरफ से, वो आपको देना चाहता हूँ। हमारे बहुत जद्दोजहद के बाद, क्योंकि आप जानते हो धीरेन्द्र शास्त्री बहुत रसूखदार आदमी हैं, सत्ता का संरक्षण है और हर तरह से संसाधन युक्त हैं, इसलिए बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट के AOR तैयार नहीं थे। लेकिन फाइनली मैं खुद इंडिविजुअली वहाँ पे अपनी बहस करने के लिए तैयार हो गया और फिर इस आधार पर हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि मंडे को नंबर पे भी आ जाए और उम्मीद करते हैं कि मंडे को ही धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस भी इशू हो जाए। बड़ी स्पष्ट मैं आपको बात बता दूं कि हमारी जो याचिका है उसमें सिर्फ यात्रा रोकने भर की मांग नहीं है, बल्कि यात्राओं की श्रृंखला को रोकने की भी मांग की गई है। आप सबको पता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कल ही घोषणा की है कि जैसे ही 16 तारीख को समापन करेंगे वो इस राउंड का, तो उसी दिन अगली यात्रा की भी घोषणा करने वाले हैं। तो हमने याचिका में मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री की ना सिर्फ ये यात्रा, आगे जो यात्राएं हो रही हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ ये भी हमने मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथाओं में और कथाओं के माध्यम से 4 जगह कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। अर्चियां पर्चियां निकाल के बहुत लोगों को उसका नुकसान भी हो रहा है अंधविश्वास में। दूसरा, वो उस कानून को तोड़ने का ये काम करते हैं कि अपने ही मंच से जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, वो कहते हैं कि अछूत हो दूर हो जाओ, छूत के हो जाएंगे। ये भी धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, ये भी एक कानूनी अपराध है। एक तीसरा अपराध ये है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हुए, हिंदुओं को भयभीत करते हुए मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये भी धीरेन्द्र शास्त्री अपराध कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, ठटरी बांधना, लकैया लगाना, अछूत कहना और इस नक्कटा और दुनिया भर की गालियां देना, तो ऐसा व्यक्ति जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उसकी भाषा का गलत लोगों पे प्रभाव पड़ता है, खासतौर पे बच्चों पे। तो हमने ये भी मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी हर हाल में बैन होना ही चाहिए, या फिर कंडीशनल कथा करने की उनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ये इस तरीके के कोई भी काम ना कर सके जो गैर संवैधानिक हो या आपराधिक श्रेणी में आते हों। हमें उम्मीद है कि सोमवार को जरूर कुछ ना कुछ ठोस निर्णय सुप्रीम कोर्ट से निकल के आएगा। इसके साथ साथ एक बात और आपके माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री से कहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप तीसरा राउंड खूब करो, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा सुझाव भी और मेरी चेतावनी भी, धीरेन्द्र शास्त्री को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा हूं। आपने कहा कि हम 16 तारीख को अगले चरण की घोषणा करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगले चरण की घोषणा के पहले गैर संवैधानिक मांग वापस ले लो हिंदू राष्ट्र बनाने की। पंथ निरपेक्ष मत बिगाड़ो इस देश का जो ढांचा है, जो सिस्टम है। और अगर वो मांग वापस नहीं लेते हो तो तीसरे राउंड की यात्रा अगर आप करोगे, तो अभी 7 वकीलों से मीटिंग करके आया हूं, ग्वालियर से, जबलपुर से, हाई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक फिर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी यात्रा नहीं निकलने देंगे। इस बार तो हमारी देरी हो गई थी कोर्ट पहुंचने में। कोर्ट से निर्णय भी होगा और कोर्ट से ना सिर्फ यात्रा रुकेगी, जो भाषा का उपयोग कर रहे हो उसके कारण आपको जेल भी होगी, इस बात का भी ध्यान रखना। और अगर आप गैर संवैधानिक मांग को वापस ले लेते हो, अगर आप नियमों को नहीं तोड़ते हो, अगर आप समाज की एकता के लिए यात्रा करते हो, तो करो, हम आपका स्वागत करेंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अपडेट था। दूसरा, इसी यात्रा के संबंध में संविधान बचाओ यात्रा हम निकालने जा रहे थे। पूरे प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों ने और जहां जहां यात्रा निकल रही थी, वहां के कलेक्टर ने, SP ने, SDMs ने उस यात्रा को रोकने के लिए प्रतिबंधित करते हुए आदेश जारी कर दिए। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस देश में संविधान के प्रति जागरूक करने वाली यात्रा पे प्रतिबंध, और इस देश के अंदर एक जो राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहा है, लाखों लोगों को लेके निकल रहा है, 28 साल का नौजवान धीरेन्द्र, जो कह रहा है गैर संवैधानिक यात्रा करते हुए कि हम देश की पंथ निरपेक्षता को खतरा पहुंचाना चाहता है, उसको सुरक्षा, सरकार का संरक्षण। तो दामोदर यादव जो यात्रा निकाल रहा था, या दलित पिछड़ा समाज संगठन, आजाद समाज पार्टी के हमारे भाई, भीम आर्मी के भाई, OBC संगठन के भाई, वो यात्रा निकाल रहे हैं संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए, उसमें आपत्ति है।
और इसमें आपत्ति नहीं है कि एक पूरा नियम कानून को तोड़ते हुए, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अम्बेडकर का अपमान करते हुए इस देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहता है। तो क्या करना चाहती है सरकार? स्पष्ट क्यों नहीं कह देती सरकार, चाहे प्रदेशों की हो चाहे केंद्र की हो, कि नहीं हम खुद ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर है हिम्मत तो स्पष्ट कह के देखो, दिल्ली तक घेरने का काम हम उसमें भी करेंगे। लेकिन हमने तय कर लिया 6 दिसंबर को ग्वालियर में एक महारैली करने जा रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी, और उसमें हम सभी सामाजिक संगठनों को भी इनवाइट कर रहे हैं, सारे लोग, और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के प्रमुख और इस देश में की संसद में बैठे सांसद आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उस रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। 6 दिसंबर को ग्वालियर में ये हम यात्रा रैली करने जा रहे हैं। बड़ी रैली होगी, लाखों लोग एकत्रित होंगे और रैली करेंगे, और रैली के बाद वहीं से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हरी झंडी दिखाएंगे और फिर यात्रा की हम सब साथी शुरुआत करेंगे और पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ यात्रा निकालने का काम करेंगे। ये भी स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ एक बहुत गंभीर विषय है साथियों, आप सबने देखा परसों एक रिजल्ट आया 2022 सिविल जज का रिजल्ट। जरा सोच के देखिए कि रिजल्ट आता है 2022 का सिविल जज का, उसमें 191 पद में से सिर्फ 47 पद भरे जाते हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, आज हम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मना रहे हैं। जरा जवाब दो इस बात का, 121 पद खाली थे आदिवासी भाइयों के, बहनों के, आदिवासी कैटेगरी में 121 पद, एसटी के 121 में से आपको जान के आश्चर्य होगा एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 121 में से एक आदिवासी का सिलेक्शन नहीं किया। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को कहना चाहता हूं, जवाब दो इस बात का, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को, एक भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? पहला 121 में से, दूसरा 18 पद थे एससी के और उन 18 पद में से सिर्फ एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। ओबीसी के 9 पद थे, 9 पद में से सिर्फ 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और अनारक्षित 43 पद थे, अनारक्षित, उनमें से 41 सिलेक्ट हो गए। क्या करना चाहते हो? आरक्षण को समाप्त करने का दूसरा तरीका अपनाया है। मुझे आपत्ति है इस बात पे। 2007 के पहले सिविल जज के एग्जाम एमपीपीएससी कराती थी। 2007 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठा के हाईकोर्ट की चयन समिति को यह अधिकार दे दिया, और ना सिर्फ अब हाईकोर्ट की चयन समिति ये एग्जाम कराती है, बल्कि नियम भी उनने अपने लागू कर दिए, और इतने कठोर नियम लागू कर दिए कि जिससे एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षित वर्ग के लोगों को जुडिशरी में जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों चुप है? मोहन यादव पिछड़े वर्ग के हैं। क्यों चुप है? उमंग सिंगार आदिवासी वर्ग के हैं। क्यों चुप है? जगदीश देवड़ा एससी वर्ग के हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी गलतफहमी मत रही है कि आवाज नहीं उठेगी। दलित, पिछड़ा समाज संगठन, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा के साथी और सब साथी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जवाब लेने जाएंगे। कल या परसों में कोई भी आज तारीख तय हो जाएगी, उमंग सिंगार तुम्हारा बंगला घेर के तुमसे जवाब मांगेंगे। सीएम के यहां जाके घेराव करके उनसे जवाब मांगेगा हमारा संगठन, और डिप्टी सीएम से भी पूछेगा कि क्यों एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से ये जो परिणाम आए हैं इस एग्जाम को निरस्त कर दिया जाए, तत्काल प्रभाव से, अगर वास्तव में सोशल जस्टिस को मानते हो और देना चाहते हो तो। दूसरी हमारी मांग है कि हाई कोर्ट की चयन समिति की बजाय वापस एमपीपीएससी को ही ये एग्जाम कराने का अधिकार दिया जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरी हमारी मांग है कि जो नियम गलत तरीके से बना दिए गए हैं उन नियमों को बदल के एमपीपीएससी फिर से नियम लागू करे, ये हमारी मांग है। इन मुद्दों को लेके आज हमने पत्रकार वार्ता बुलाई है। एक और विषय कह देता हूं, एक श्रीमान है डबरा के जो गृह मंत्री हुआ करते थे, और गृह मंत्री जी ने आजकल वो महामंडलेश्वर बनने चले हैं, क्योंकि राजनीति में जब आदमी का क्या बोलते हैं पूछ-पाछ खत्म हो जाती है तो आदमी फिर संत बनने चल पड़ते हैं, क्योंकि दुकानें तो चलती रहना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से, नरोत्तम जी इस बात का जवाब दो कि जिस भूमि पे
125 एकड़ पे नवग्रह मंदिर बनाने के साथ मार्केट बनाया जा रहा है, वहां प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही है, वहां बिल्डरशिप की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वो जमीन कहां से आई? वो जमीन डबरा शुगर मिल के मालिक को मध्य प्रदेश की सरकार ने लीज पे दी थी, और गलत तरीके से शुगर मिल के मालिक से नहीं, बल्कि सेकंड नंबर के जो उसमें लीज वाले व्यक्ति थे उनसे गलत तरीके से दान पत्र लिखवा लिया गया। और फिर कह रहा हूं कि वो जो शुगर मिल के मालिक थे, चेयरमैन थे, उन्होंने 2019 में ही कोर्ट में केस लगा दिया, और अभी चीफ जस्टिस अभी जो है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, सबको शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर ग्वालियर के कलेक्टर को आदेशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से उस नवग्रह मंदिर की ओपनिंग रोकी जाए। 17 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री ही आ रहे हैं उद्घाटन करने। तो मेरा सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री भूमाफिया हो कि नहीं हो, इसका भी जवाब दो। अगर आप भूमाफिया नहीं हो तो ऐसी जमीन जो भूमाफिया के उद्देश्य से, भूमाफिया जो लोग हैं उन्होंने एक प्लान करके उस जमीन को घेरने का काम किया, जिस पे किसानों का हक बनता है, किसानों के 12 करोड़ रुपए बकाया भी थे, उस जमीन के पे बने हुए मंदिर का उद्घाटन क्यों करने जा रहे हो? जब 100 सवाल खड़े हो रहे हैं, तुम तो संत बनते हो ना धीरेन्द्र भाई, तो फिर क्यों जा रहे हो ऐसी जमीन का उद्घाटन करने? और अगर जा रहे हो तो फिर सवाल खड़े उस मंदिर वाली जमीन पे भी होंगे डबरा के, और फिर सवाल खड़े उस हिंदू ग्राम पे भी होंगे जो आपने अपने आश्रम के पास बनाने का काम किया है, फिर उसकी भी जांच होगी। तो मैं यही बात करने के लिए आप सबके बीच में आया था, लेकिन सिविल जज की परीक्षा रद्द हो और वापस MPPSC को वो अधिकार दिया जाए कि वो परीक्षाएं कर सके, और मोहन यादव जी OBC, उमंग सिंगार जी ST वर्ग, जगदीश देवड़ा जी SC के, जरा थोड़ी भी शर्म है तो आवाज उठाओ, लड़ाई लड़ो, हक दो, नहीं तो फिर हम लड़के आपको घेरने का काम करेंगे। बस इसी मुद्दे पे बात करनी थी। धन्यवाद साथियों।